नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है शादी में पहुंचा लड़का अचानक ही वहां बर्तन धोते हुए आदमी को देखकर चौंक उठा, क्योंकि वह तो उसके अपने। आखिर क्या थी सच्चाई और कौन था वह बुजुर्ग आदमी? आइए जानते हैं। सचिन अपने दोस्तों के साथ अपने ही शहर के एक मैरिज हॉल में अपने दोस्त की शादी अटेंड करने गया हुआ था। दरअसल सचिन बहुत समय बाद दूसरे शहर से पढ़कर आया था, और वह आया भी इसलिए था क्योंकि उसके दोस्त की शादी थी, और उसके दोस्त ने उसे बार बार फोन पर कहा था कि अगर वह शादी में नहीं आया तो उसका दोस्त उससे नाराज हो जाएगा और उससे कभी बात नहीं करेगा। अब कभी कभी दोस्त की भी बात माननी पड़ती है, इसीलिए सचिन को भी आना पड़ा। ना चाहते हुए भी उसे अपनी पढ़ाई से 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। दरअसल अब सचिन का कॉलेज का लास्ट ईयर था, और अब कुछ ही समय में उसके एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे, और इसके बाद ही उसकी नौकरी भी पक्की होने वाली थी, क्योंकि कॉलेज से ही उसे प्लेसमेंट मिला था, और अगले 15 दिन बाद ही कॉलेज में कंपनियां आने वाली थीं बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए। इसके बाद उसे उसकी मनचाही कंपनी में नौकरी करने का मौका मिलने वाला था। इसीलिए वह पढ़ाई से बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटाता था। लेकिन उसके दोस्त ने उसे इतना कहा तो वह आ गया। उसने भी सोचा कि इसी बहाने पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी, वरना कहाँ किसी से मिलना हो पाता है। सब अपनी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि किसी के पास समय ही नहीं है। बस यही सब सोचकर सचिन अपने दोस्त की शादी में जा पहुंचा। वह जब अपने दोस्त की शादी में पहुंचा तो बहुत ज्यादा खुश तो था ही, साथ ही वह सोच कर आया था कि वह अचानक से अपने घर पहुंचकर अपने दादा दादी को सरप्राइज कर देगा, क्योंकि सचिन के घर से कुछ ही दूरी पर वह शादी थी और सचिन का आना पहले से प्लान नहीं था। लेकिन अपने दोस्त की बात रखने के लिए सचिन ने आने का प्लान बनाया। तो इसलिए इस बारे में सचिन ने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि वह शादी में आ रहा है। उसने सोचा कि वह अचानक घर जाकर अपने माता पिता से मिलेगा तो वह भी खुश हो जाएंगे, और बस यही सोचकर अपने माता पिता और दादा दादी को सरप्राइज देने के इरादे से सचिन अपने शहर अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए आ पहुंचा। जैसे ही वह शादी हॉल के गेट पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां उसके दोस्त के मम्मी पापा खड़े हुए थे, और भी उसके अन्य दोस्त इसी बहाने से मिल गए। सबसे मिलकर वह भी बहुत खुश हुआ। इतने दिनों बाद पुराने दोस्तों से मिलकर सारी पुरानी यादें ताज़ा जो हो गई थीं। सभी लोग साथ में मस्ती मजाक कर रहे थे, और सभी अपने दोस्त की बारात में नाचते हुए मैरिज हॉल में जा पहुंचे। बारात के पहुंचने के बाद सभी लोग खाने पीने के लिए गए। सचिन भी अपने सभी दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए गया। वहां जाकर सभी दोस्त साथ में खाना खाने लगे कि तभी सचिन के एक दोस्त ने कहा, अरे यार, तुम सब इतना हैवी फूड खा रहे हो। मुझे कई दिन हो गए शादियों में जाते जाते, और अब मेरा ऐसा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं अपने लिए दाल रोटी लेकर आता हूँ। सादा चपाती बनी हुई है वहाँ वहाँ पर वह आंटी जी बना रही हैं। तुम यहीं रुको, मैं जाकर अपने लिए खाना लेकर आता हूँ। तभी वह सचिन की ओर देखता हुआ बोला, अरे वाह, क्या बात है। तो फाइनली इंजीनियर साहब को टाइम मिल ही गया। अरे यार, हम तो तेरे दर्शनों के लिए भी तरस गए थे, पर आखिरकार आज तुझे टाइम मिल ही गया। चल आजा,
हम दोनों अपने लिए खाना लेकर आते हैं। सचिन भी उठकर उसके साथ चला गया और दोनों जाकर अपने लिए खाना लेने लगे। सचिन और उसका दोस्त जब अपने लिए चपातियां लेने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक बूढ़ी अम्मा जी रोटियां बना रही थीं। उनका चेहरा आधा ढका हुआ था। सचिन को ऐसा लगा जैसे वह उस औरत को अच्छे से जानता है जो खाना बना रही थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया और चेहरा ढका होने के कारण वह देख भी नहीं पाया कि वह औरत कौन थी। सचिन ने ज्यादा गौर नहीं किया और अपने दोस्त के साथ आकर बैठकर खाना खाने लगा। सभी लोगों ने खाना खाया और फिर वहां से उठकर चल दिए। टेबल पर रखी प्लेट्स को उठाने के लिए वहां कुछ लोग लगे थे कि तभी सचिन की नज़र एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी जो कि वहां से प्लेट्स उठाकर ले जा रहा था। सचिन ने जब एक नज़र उस बुजुर्ग को देखा तो उसे ऐसे लगा जैसे वह उसके दादाजी हैं कि तभी उसके एक दोस्त ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और स्टेज की तरफ ले गया। अरे यार, आना, चल साथ में फोटोज खिंचवाते हैं। कम से कम दोस्त की शादी में आए हैं तो दिखना तो चाहिए। और सारे दोस्त स्टेज पर जा पहुंचे। सचिन ने दोबारा उस बूढ़े आदमी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नजर नहीं पड़ा। सचिन भी अपने दोस्तों के साथ था और फिर उसे लगा कि उसके दादाजी तो घर पर आराम कर रहे होंगे। यहाँ उसके दादाजी भला कहाँ से आए? लेकिन फिर भी अपने मन की संतुष्टि के लिए सचिन एक बार देखना चाहता था कि वह बूढ़ा व्यक्ति आखिर है कौन। और घूमते घूमते सचिन उस जगह जा पहुंचा जहां खाने की झूठी प्लेट्स धोई जा रही थीं। सचिन ने देखा कि वहां खाने की झूठी प्लेट धोने वाला बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी ही थे। लेकिन वह अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और उसके दादाजी भला यहाँ क्यों आए? वे तो अपने घर पर आराम से सो रहे होंगे। उन्हें झूठी प्लेट्स धोने की भला क्या जरूरत आन पड़ी? लेकिन सचिन जब उस बुजुर्ग की ओर देख रहा था तब तक उस बूढ़े आदमी ने सचिन को नहीं देखा था और वह बूढ़ा आदमी खाने की प्लेट्स धोकर जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि सचिन उसी की ओर देख रहा था। सचिन को अपनी ओर देखते हुए देख वह बूढ़ा आदमी चौंक गया और उसके हाथ से सारी प्लेट्स गिरकर टूट गईं। यह सब देखकर सचिन को भी यकीन हो गया कि वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, उसके दादाजी ही हैं। जैसे ही उस बूढ़े आदमी से खाने की प्लेट्स टूटी कि वहां पर एक आदमी चिल्लाता हुआ आया और जैसे ही उसने टूटी हुई प्लेट्स देखी तो बिना कुछ सोचे ही वह उस बूढ़े आदमी को थप्पड़ मारने लगा। पर जैसे ही उसने उस बुजुर्ग आदमी को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया वैसे ही सचिन ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, खबरदार जो इन्हें हाथ भी लगाया तो। तब वह आदमी बोला, सर आप नहीं जानते कि इसने हमारा कितना बड़ा नुकसान किया है। तब तो हाथ पैर जोड़ते हुए काम मांगने आ जाते हैं और फिर जब काम करने की बारी आती है तब ऐसे नुकसान करते हैं। ऐसे लोगों को तो काम पर रखना ही नहीं चाहिए। यह सब सुनकर सचिन को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने उस मालिक से पूछा, कितने पैसे बनते हैं तुम्हारी इन प्लेट्स के, बताओ। और सचिन ने अपनी जेब से 2000 का नोट निकाला और उस आदमी को दे दिया और बोला, अगर कम है तो बताओ और दे देता हूँ। यहीं कोई 3-4 प्लेट्स रही होंगी जो सचिन के दादाजी श्यामलाल जी के हाथों से गिरकर टूट गई थीं।
सचिन ने जैसे ही पैसे दिए तो वह आदमी पैसे लेकर चुप हो गया और वहां से चला गया। लेकिन अपने पोते को अपने सामने देखकर, वह भी उस समय जब वे इतनी बुरी स्थिति में थे, यह सब देखकर श्यामलाल जी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहे थे कि तभी सचिन का एक दोस्त वहां आया और श्यामलाल जी वहां से जाने लगे। सचिन ने अपने दोस्त को वहां से भेज दिया और अपने दादाजी का हाथ पकड़ते हुए बोला, आप कहाँ चले दादाजी? और सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो आपको यहाँ पर यह काम करना पड़ रहा है? हमारे घर में तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है दादाजी। फिर आप यहाँ ये सब क्यों कर रहे हैं? तब उसके दादाजी ने कहा, बेटा, तू मुझसे यहाँ पर बात मत कर। तेरे दोस्त तुझे मुझसे बातें करते देखेंगे तो खामखा तेरी बदनामी हो जाएगी, तेरी बेइज्जती होगी। तू एक काम कर, जब शादी खत्म हो जाएगी तब तू मुझे यहाँ से बाहर मिलना। सचिन ने अपने दादाजी की बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं दादाजी, इसमें भला कौन सी बेइज्जती की बात है? बेइज्जती की बात तो मेरे लिए यह है कि मेरे होते हुए भी, मेरे माँ बाप के होते हुए भी आप यहाँ इस उम्र में इस तरह का काम कर रहे हैं, और वह भी इस उम्र में। कि तभी उसकी दादी भी पीछे से आ गईं और बोली, सुनिए जी, यहाँ का काम हो गया है, चलिए अब चलते हैं। सचिन की दादी अपने पल्लू से अपने हाथ पोंछ रही थीं। शायद खाना बनाकर हाथ धोकर आई थीं। उनका ध्यान इस बात पर बिल्कुल भी नहीं था कि उनके पति के आसपास कोई और भी है, और जो है वह कौन है। वह तो अपने हाथ पोंछती हुई अपने पति से चलने का कह रही थीं। इधर सचिन अपने दादा दादी को इस हाल में देखकर खुद को संभाल ही ना पाया। उसे इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता के होते हुए आखिर उसके दादा दादी ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तब सचिन ने अपने दादी और दादा को अपनी कसम देते हुए पूछा, मुझे सच सच बताइए दादाजी, दादी माँ, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जब मैं पिछले साल अपने पेपरों के बाद आया था तब तक तो आप घर में ही थे और सब कुछ ठीक था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? बताइए मुझे। सचिन के सवालों का जवाब देना अब उन दोनों की मजबूरी बन चुका था। अपने पोते के प्यार के आगे उन दोनों को बोलना ही पड़ा। और अब सचिन के दादा दादी ने उसे वह सच बताया जिसे सुनकर सचिन के पैरों तले जमीन निकल गई और सचिन वहीं सर पकड़कर बैठ गया। उसे कभी उम्मीद ही न थी कि उसके माँ बाप उसके दादा दादी के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। दरअसल सचिन जब पिछली बार अपने पेपरों के बाद अपने घर आया था तब तक तो उसकी माँ उसके दादा दादी के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और उनकी बहुत अच्छे से सेवा भी करती थी। फिर अचानक माँ को ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया? सचिन ने जब अपने दादा दादी से यह सवाल पूछा तो उन्होंने सचिन को सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि वास्तव में सचिन की माँ तो अपने सास ससुर को पसंद ही नहीं करती थी। फिर वह कुछ नहीं कहती थी। कारण था खुद सचिन, और उस समय तक सचिन के दादाजी काम किया करते थे और उनकी महीने की तनख्वाह भी उन्हें मिला करती थी, जिसे लाकर वह घर में ही दे दिया करते थे। तो तब तक तो सचिन की माँ का व्यवहार अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छा चल रहा था। जब तक उसके ससुर घर में कमा के पैसे देते रहे तब तक तो सचिन की माँ का बर्ताव अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब समय के साथ बढ़ती हुई उम्र के कारण
सचिन के दादाजी को कंपनी वालों ने नौकरी से निकाल दिया। तब सचिन की माँ का व्यवहार अपने सास ससुर के प्रति बदल गया। धीरे धीरे करके वह अपने सास ससुर से अलग होने का सोचने लगी। लेकिन वह अलग होती भी तो कैसे, क्योंकि सचिन के पिता के अलावा उनकी कोई और औलाद नहीं थी जिसके साथ वह रहते। और अगर बुढ़ापे में सचिन की माँ उन दोनों से अलग हो भी जाती तो भी उसे समाज के ताने ही सुनने पड़ते। इसीलिए समाज और दुनियादारी के बारे में सोचकर सचिन की माँ अपने सास ससुर से अलग तो नहीं हुई, लेकिन वह मन से कभी उनके साथ भी नहीं रह पाई। अपने ससुर की नौकरी छूट जाने के बाद से धीरे धीरे सचिन की माँ का व्यवहार उसके दादा दादी के प्रति बुरा होता चला गया। कभी वह उन्हें खाना नहीं देती तो कभी उनकी दवाइयाँ छिपा देती थी। आए दिन किसी न किसी बहाने से अपने सास ससुर को परेशान करती रहती थी और वह दोनों चुपचाप सब कुछ सह रहे थे अपने बेटे और अपने पोते के कारण। और फिर उनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इकलौता बेटा था। जो भी हो, जैसे भी हो, अब तो हमें इसी के सहारे अपना जीवन काटना है। वे दोनों इसी बात को सोचकर चुप लगाया जाया करते थे। और पिछली बार जब सचिन अपने पेपरों के बाद घर आया था तब भी उसकी माँ का बर्ताव उसके सास ससुर के प्रति सही नहीं था। वह तब भी सारा काम उन्हीं बुजुर्गों से कराया करती थी। बाजार से सब्जियां लाना हो या घर का सामान लेकर आना हो, घर के बाहर के सभी काम उसके ससुर ही किया करते थे, जबकि घर के अंदर के सारे कामों की जिम्मेदारी उसने अपनी सास को दे रखी थी। वह अपनी सास से दिन रात नौकरों की तरह काम करवाती थी। घर में खाना बनाना, पूरे घर की सफाई करना और सबके कपड़े धोना, घर के यह सभी काम तो सचिन की दादी माँ सुशीला जी ही किया करती थीं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी सचिन की माँ सीमा को उसके दादा दादी से हमेशा कोई ना कोई शिकायत ही रहती। वह हमेशा ही अपने सास ससुर के काम में कमियां निकालने की कोशिश करती रहती। कभी यह नहीं किया, कभी वह नहीं किया, कभी यह ठीक से नहीं किया, कभी यह तोड़ दिया। हमेशा कोई ना कोई कमी निकालती ही रहती। और अगर गलती से भी उन दोनों में से किसी से कोई नुकसान हो जाता तो उन्हें दुनिया भर की बातें सुनाती और जरा जरा सी बात पर उन्हें ताने सुनाती रहती कि घर में पड़े पड़े खाते रहते हैं, कुछ कमा कर तो लाते नहीं हैं। जब सचिन पेपरों के बाद घर आने वाला था तो उसने पहले ही फोन पर अपनी माँ को बताया था कि माँ, मैं कल सुबह की ट्रेन से घर आ रहा हूँ। मेरे पेपर खत्म हो चुके हैं तो अब मैं कुछ दिन घर पर ही रहूँगा। तब जब सचिन की माँ को पता चला कि सचिन घर आ रहा है तो उसने सोचा कि सचिन तो अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता है। अगर उसने अपने दादा दादी को इस हालत में देखा तो अपनी माँ को कभी माफ नहीं करेगा और उसे चार बातें और सुनाएगा। तो सचिन के डर से उसकी माँ ने अपने सास ससुर को पहले ही समझा दिया कि कल सचिन आ रहा है और उसके सामने कुछ भी बोलने की कोशिश मत करना, वरना इस घर से निकाल कर बाहर कर दूंगी। फिर सड़कों पर घूमते फिरना, खाने के भी लाले हो जाएंगे। इसीलिए चुपचाप बैठे रहना और जो बनाकर दूं चुपचाप खा लेना। खबरदार जो सचिन के सामने ज्यादा कमीरा बनने की कोशिश की तो, या उसको यह जताया कि मैं तुम लोगों से जरा भी काम करवाती हूँ। अब तो अगली सुबह जब तक सचिन घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके दादा दादी की खूब सेवा कर रही थी। उसकी माँ ने उसके आने की खुशी में पूरा घर सजा रखा था।
उसके दादा दादी नहा धोकर नए कपड़े पहनकर आराम से खाट में बैठे थे और सचिन की माँ ने सचिन को घर के अंदर बुलाया, सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और सबको नाश्ता कराने के बाद सचिन की माँ अपने सास ससुर के पास आकर बोली, माँ जी, बाबूजी, आज आपका क्या खाने का मन है बताइए। फिर सचिन से पूछने लगी, अरे बेटा तू ही बता दे, तेरा क्या खाने का मन है? इतने दिनों बाद आया है, वहां तो कुछ खाने को भी नहीं मिलता होगा ढंग से। बता, तुझे क्या खाना है? आज तेरी ही पसंद का खाना बनाऊंगी। इतना कहते कहते वह घर का काम निपटाने लगी। तब सचिन बोला, अरे माँ, जो आपका मन करे आप वह बना लो, मैं तो कुछ भी खा लूंगा। कुछ खास खाने का मन नहीं है मेरा अभी, इसलिए आप कुछ भी बना लीजिए, मैं खा लूंगा। सचिन की माँ ने अपने सास ससुर का इतना ज़्यादा ख्याल रखा कि सचिन भी सोचने लगा कि मेरी माँ मेरे दादा दादी का कितना ख्याल रखती हैं। दादा दादी को खाट से उठने भी नहीं देती, खाना कपड़ा सब कुछ खुद ही करती हैं। यहाँ तक कि दादा दादी को बिस्तर में बैठे बैठे खाना खिलाने के बाद उनके हाथ धोने के लिए भी पानी गर्म ही करके उनकी खाट पर ही देती हैं। सचिन यह सब देखकर खुश था कि उसकी माँ उसके दादा दादी का कितना ज़्यादा ख्याल रखती है। और उधर सचिन के पिता कमल, उन्हें तो जैसे किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था, बस जैसे उनकी पत्नी कह देती वैसे ठीक था। और इधर श्यामलाल जी, सचिन के दादाजी, वे बेचारे बस हालातों के आगे मजबूर थे। अपनी बहू से कुछ कह भी नहीं सकते थे और बेटे से कुछ कहते तो वह कुछ समझता ही नहीं था। लेकिन श्यामलाल जी ने कई बार अपने बेटे को सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन वह था कि अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ भी सुनने को राजी ही नहीं था। जब भी सचिन के दादा दादी यानी कि श्यामलाल जी और सुशीला जी अपने बेटे से अपनी बहू के बारे में कुछ भी कहते तो वह उन्हें तुरंत ही चुप करा दिया करता और कहता कि अगर इस घर में रहना है तो आपको वैसे ही रहना होगा जैसा आपकी बहू चाहती है। और सचिन की माँ तो बस उनको नौकर बनाकर ही रखना चाहती थी। बेचारे हालातों से मजबूर थे, इसीलिए सब कुछ सहन कर रहे थे। कुछ दिन के लिए उनका पोता घर आया हुआ था और यह समय उनके लिए भी बहुत अनमोल था। एक तो इसलिए कि उनका पोता उनसे बहुत प्यार करता था और दूसरा इसलिए कि उनकी बहू उनके पोते के सामने उनकी बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं कर पाती थी। और एक यह भी कि कम से कम कुछ दिनों के लिए ही सही, पर उन्हें भी ऐसा लगता था कि वे इस परिवार का हिस्सा हैं, इस परिवार के सदस्य हैं, वरना तो उनकी बहू ने उन्हें बस नौकर बनाकर छोड़ दिया था। कुछ दिन अपने घर रहने के बाद सचिन अब फिर से वापस लौट गया और उसके जाने के बाद से तो जैसे उसके दादा दादी श्यामलाल जी और सुशीला जी की दिन ब दिन परेशानियां बढ़ती ही चली गईं। बीतते समय के साथ साथ श्यामलाल जी और सुशीला जी की उम्र भी बढ़ ही रही थी और वे दोनों ज्यादा काम कर पाने में असमर्थ थे। लेकिन फिर भी उनकी बहू उन्हें हमेशा काम में लगाए रखती। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी सास की तबीयत ठीक है या नहीं। एक दिन सुशीला जी को बहुत तेज बुखार था, जिसके कारण वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। लेकिन आज ही सुशीला जी की बहू ने अपनी सहेलियों को घर पर बुलाया था, तो उनके चाय नाश्ते का भी प्रबंध करना था। इसीलिए उसने अपनी सास सुशीला जी को आवाज लगाई, बुढ़िया, ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई?
कितना समय हो गया तुझे? मैंने कल बताया था ना कि आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं, और अभी तक तुझसे यहाँ की सफाई भी नहीं हुई और ना ही उनके खाने पीने का कुछ इंतजाम हुआ है। और तू यहाँ आराम से पड़ी है। तुझे दिखाई नहीं देता कि अभी कितना काम बाकी है? इतना कहती हुई सुशीला जी की बहू ने उनका हाथ पकड़ा और खींचकर उन्हें किचन में ले गई और बोली, फटाफट हाथ चला और नाश्ते का इंतजाम कर। मेरी सहेलियां किसी भी वक्त आती ही होंगी, और हाँ, उनके सामने मेरी बेइज्जती मत करना। बेचारी सुशीला जी बुखार में भी काम कर रही थीं, और अब वह अपनी बहू की सहेलियों के खाने पीने का प्रबंध करने लगीं। उन्होंने सबके लिए बढ़िया चाय बनाकर नाश्ते में समोसे और पकौड़ियाँ बना दीं। लेकिन क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वह अपने कमरे में जाने लगीं और अपनी बहू से बोलीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बहू, अब मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मैंने चाय नाश्ता सब तैयार कर दिया है, तुम बस उन्हें करके दे देना। मैं ज़रा दवाई खाकर आराम कर लेती हूँ। इतना कहते हुए सुशीला जी अपने कमरे की ओर जैसे ही जाने लगीं, तो उनकी बहू सीमा ने उनका हाथ पकड़कर झटकते हुए कहा, अरे वाह, महारानी आराम करने जा रही है। तुम वहां कमरे में आराम करो और मैं यहाँ नौकरों की तरह अपनी सहेलियों के सामने काम करती रहूं। चुपचाप यहाँ खड़ी रहो, और जब तक मेरी सहेलियां नाश्ता नहीं कर लेती, तब तक यहाँ से हिलना भी नहीं। वे लोग किसी भी वक्त आती ही होंगी। इतनी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी, तो सीमा बोली, लगता है मेरी सहेलियां आ ही गईं। देख बुढ़िया, चुपचाप खड़ी रहे, और खबरदार, जो मेरी सहेलियों के सामने मेरी जरा भी बेइज्जती कराई तो देख लेना। इतना कहती कहती वह खुद दरवाजा खोलने के लिए चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तो देखा कि उसकी सारी सहेलियां दरवाजे पर ही खड़ी थीं। सीमा ने सबको अंदर बुलाया और अंदर सोफे पर बिठाया। सोफे पर बैठने के बाद उसकी सहेलियों को नाश्ता देने के लिए उसने अपनी सास को आवाज़ लगाई। बेचारी सुशीला जी उनसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मजबूरी थी, इसलिए बेचारी हाथ में नाश्ते की प्लेट लिए बाहर आ गईं और नाश्ता रखकर वे चाय लेने के लिए गईं। जब वह चाय लेकर आ रही थीं, तब सीमा की सहेलियां नाश्ता करने के लिए जैसे ही आगे झुकीं, सुशीला जी को चक्कर आया और उनके हाथ से चाय की ट्रे छूटकर गिर गई, जिससे सीमा की एक दो सहेलियों का हाथ जल गया और उनके कपड़े भी गंदे हो गए। वह सब दुनिया भर की बातें सीमा को सुनाने लगीं। यार, कैसे कैसे नौकर लगा रखे हैं तूने घर में, एक काम ढंग का नहीं होता। और फिर अगर ढंग की नौकरानी नहीं लगा सकती, तो कोई कहकर मर गया है कि घर में नौकर लगाओ। अरे यार, सस्ती तनख्वाह के चक्कर में इस बुढ़िया को रख लिया होगा, और अब देखो इसका क्या अंजाम हुआ है। इस बुढ़िया की वजह से मेरा हाथ जल गया। तभी दूसरी अपने कपड़ों को अपने रुमाल से साफ करती हुई बोली, और मेरी इतनी महंगी साड़ी बेकार कर दी, तुमने तो हद कर दी। और इस बुढ़िया की बिल्कुल आंखें फूट गई हैं, दिखाई नहीं देता क्या कैसे काम करती है यह। अभी के अभी इसे निकालो, आज के बाद मुझे तुम्हारे घर में दिखनी नहीं चाहिए। सीमा, निकाल दो इसे काम से। जब इन लोगों के बस में काम नहीं होता, तो जाने लोग करते ही क्यों हैं। इतना सब सुनकर और सुशीला जी की इतनी बेइज्जती होता देखकर श्यामलाल जी खुद पर काबू नहीं रख पाए और गुस्से में बोल पड़े,
अपनी जुबान को लगाम लगाओ। तुम दोनों। बहू, तुम्हारी सहेलियां तुम्हारी सास को इतना उल्टा सीधा कह रही हैं और तुम चुपचाप खड़ी खड़ी सुन रही हो। तब सीमा की सहेलियां तिरछी नजरों से उसकी ओर घूरते हुए बोलीं, यह तेरी सास है? अरे यार, तूने तो बिल्कुल हद कर दी। पैसे बचाने के चक्कर में अपनी बूढ़ी सास को ही नौकरानी बनाकर रख दिया। ऐसा कहकर सभी सहेलियां आपस में सीमा का मजाक बनाने लगीं। यह सब देखकर सीमा गुस्से से बौखला गई और जब तक उसकी सहेलियां उसके सामने रहीं, तब तक तो वह अपना गुस्सा काबू करती रही। लेकिन जैसे ही सीमा की सहेलियां उसके घर से बाहर निकलीं, वैसे ही सीमा अपने सास ससुर पर भड़क पड़ी और उसने उन्हें हजारों बातें सुनाईं। और गुस्से में जैसे ही सीमा अपनी सास को गालियां सुनाती हुई उन पर हाथ उठाने लगी, इतने में उसके ससुर श्यामलाल जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की ओर धकेल दिया और गुस्से में आकर बोले, खबरदार बहू, जो अपनी सास की तरफ एक कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तक तुम्हारी सारी बदतमीजी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता रहा कि आज नहीं तो कल शायद तुम संभल जाओगी। लेकिन तुम तो पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी हो। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि मेरी सास बीमार है। तुम अपनी सास से उसकी बीमारी के समय में भी इतना काम करवा रही हो। इतना सब कुछ सहने के बाद भी तुम उसे यह फल दे रही हो। आज तो गुस्से में श्यामलाल जी बोले जा रहे थे और उनकी बहू की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने ससुर के आगे एक शब्द भी बोल सके। वह खुद तो अपने ससुर के आगे कुछ नहीं बोली और शाम को अपने पति कमल के आते ही उसने न जाने उसे क्या क्या कह दिया और घर आते ही अपनी पत्नी की बातों में आकर कमल ने आओ देखा न ताओ, आधी रात में ही अपने बूढ़े माँ बाप का सामान उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। बेचारे श्यामलाल जी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस पल उसने उनकी एक न सुनी और उन्हें अपने घर से भगा दिया। उनका सामान सड़क पर फेंककर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। बेचारे दोनों बुजुर्ग घंटों इंतजार करते रहे कि उनका बेटा दरवाजा खोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जब कई घंटे खड़े रहने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला, तो आखिरकार श्यामलाल जी ने अपना सामान उठाकर चलना शुरू किया। वे जैसे ही आगे बढ़ने लगे, तो सुशीला जी ने उनसे कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? अपने इकलौते बहू और बेटे को छोड़कर आखिर हम कहाँ जाएंगे और किसके सहारे अपनी जिंदगी जिएंगे? तब श्यामलाल जी ने अपनी पत्नी से कहा, सुशीला, हम दोनों एक दूसरे के सहारे जिएंगे। मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कभी अपने बहू और बेटों के आगे नहीं गिड़गिड़ाएंगे। जैसे भी होगा अपना जीवन जी लेंगे और अगर नसीब में लिखा होगा तो अपने पोते से ज़रूर मिलेंगे। बस यह सब सोचते हुए उन्होंने घर को छोड़ दिया। उसके बाद से वे दोनों बेचारे सड़क के किनारे छोटी सी कुटी बनाकर उसी में अपना जीवन यापन कर रहे थे और ऐसे ही छोटी मोटी मजदूरी करके अपना पेट भर लिया करते थे। सचिन ने जब अपने दादा दादी से अपने माता पिता की करतूत के बारे में सुना, तो सचिन गुस्से से बौखला उठा और उस टाइम उसने अपने दादा दादी से कहा कि दादा दादी, आप अपना सामान लेकर मेरे साथ चलिए। आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही ऐसे छोटे मोटे काम करने की। आप अब मेरे साथ रहेंगे। इतना कहकर सचिन अपने दादा दादी को अपने साथ लेकर
अब अपने घर की ओर चल दिया। उसके दादा दादी ने उसे बहुत मना किया, लेकिन सचिन अपने दादा दादी को मनाकर उन्हें लेकर अपने माँ बाप से मिलने के लिए आगे बढ़ा। सचिन ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो वह खुशी से फूली न समाई और खुश होती हुई बोली, अरे वाह, मेरा बच्चा आ गया। कैसा है तू? आज अचानक बिना बताए? सब ठीक तो है ना? तू ठीक है ना? सचिन को घर के अंदर बुलाती हुई उसकी माँ बोली, सुनिए कमल, देखिए ना, सचिन आया है। इतने में कमल भी अपने कमरे से बाहर आ गया और खुशी से बेटे को गले लगाते हुए बोला, कैसे हैं इंजीनियर साहब? आखिरकार आपको अपने माँ बाप से मिलने का समय मिल ही गया। इतने दिनों में तुझे तेरे माँ बाप की याद नहीं आई? अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सचिन गुस्से में बोला, क्या आपको अपने माँ बाप की याद आती है? सचिन का जवाब सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब सचिन चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए बोला, अरे पापा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। दादा दादी कहाँ हैं? जरा उन्हें भी बुला दीजिए। कितने दिन हुए उनसे मिले हुए। मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। आप उन्हें बुला दीजिए ताकि आपकी तरह वह भी मुझे देखकर खुश हो जाएं। लेकिन सचिन के माँ बाप उसके दादा दादी को बुलाते तो तब जब वह घर के अंदर होते। अपने माँ बाप के चेहरे को फीका पड़ता देख सचिन बोला, क्या हुआ माँ पापा? दादा दादी को बुलाने में आप इतना सोच क्यों रहे हैं? सचिन की माँ बोली, कुछ नहीं बेटा, वह तुम्हारे दादा दादी बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं। बहुत दिनों से कह रहे थे कि हम कहीं तीर्थ यात्रा करने जाना चाहते हैं, तो अब उनकी ख्वाहिश पूरी करना भी तो ज़रूरी था। इसलिए हमने उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेज दिया है। तुम आओ, अंदर बैठो। सचिन बोला, तीर्थ यात्रा पर गए हैं या कहीं और भेज दिया है आपने उन्हें? सचिन का गुस्से से तमतमाता चेहरा देख उसके माँ बाप सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखने लगे। तब सचिन ने अपने दादा दादी को आवाज लगाकर घर के अंदर बुलाया। सचिन के दादा दादी जैसे ही घर के अंदर आए तो उन्हें देखते ही जैसे उसके माँ बाप के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दोनों हक्के बक्के रह गए और चौंकते हुए उनकी ओर देखने लगे। तब सचिन ने अपने माँ बाप को बहुत बातें सुनाई। सचिन बोला, आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में अपने माँ बाप को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया? अरे कैसे बेटे हैं आप? क्या आपने अपने माँ बाप के बारे में एक बार नहीं सोचा? ऐसा बेटा होने से अच्छा है कि कोई बेटा ही ना हो इंसान का। सचिन के माँ बाप उसे लाख समझाते रहे, लेकिन सचिन ने उसकी एक न सुनी। सचिन के दादा दादी के आगे हाथ जोड़ते हुए सीमा और कमल बोले, हमें माफ कर दीजिए माँ जी, बाबूजी। तब श्यामलाल जी ने अपने कदमों को पीछे हटा लिया और बोले, सचिन, मैं इस घर में नहीं रहना चाहता बेटा। आज के बाद मैं यहाँ नहीं रह सकता। जहाँ से कल इन लोगों ने मुझे हाथ पकड़कर धक्के देकर निकाल दिया। अपने दादा की बात सुनकर सचिन बोला, बिल्कुल ठीक कहा दादाजी आपने। इस घर में केवल यही दोनों रह सकते हैं, क्योंकि इन्हें किसी और का यहाँ रहना मंजूर नहीं ना, तो रहने देते हैं इन्हें अकेला। आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं इनकी आज के बाद शक्ल भी नहीं देखूंगा। इतना कहकर सचिन गुस्से में जाने लगा और उसके माँ बाप ने उसे मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन इस बार सचिन नहीं रुका और अपने दादा दादी को अपने साथ लेकर चला गया। लगभग साल भर तक उसने अपने दादा दादी को अपने साथ ही रखा। सचिन ने
अपने माँ बाप से कोई बात भी नहीं की। और क्योंकि उसके इंटरव्यू के बाद उसकी नौकरी लग चुकी थी, अब वह और उसके दादा दादी शहर में ही रह रहे थे। 1 साल तक अपने बेटे से किसी भी कांटेक्ट में ना रहने के बाद कमल और सीमा को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जब औलाद माँ बाप को बिल्कुल बेसहारा छोड़ दे तो उन्हें कैसा लगता है। आखिरकार 1 साल बाद वे दोनों अपने माँ बाप को मनाने के लिए सचिन के कमरे पर जा पहुंचे, जहां सचिन किराए पर रहता था। उन्होंने सचिन के ऑफिस से आने से पहले ही अपने सास ससुर श्यामलाल जी और सुशीला जी को मना लिया। और जब सचिन ऑफिस से आया तो वह अपने माँ बाप को देखकर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन अपने दादा दादी की बात को नहीं टाल सका और वह अपने माँ बाप के साथ अपने घर आ गया। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा और इस तरह सीमा और कमल दोनों को अकल आ गई और दोनों अपने माँ बाप की सेवा करने लगे और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।